दोस्तों, आज 18 अगस्त के राजस्थान करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अजमेर पब्लिकेशन के द्वारा करंट अफेयर्स की लगातार जो है क्लासेस ली जा रही हैं, क्योंकि इन दिनों एग्जाम का जो है दौर चल रहा है। लगातार वैकेंसी राजस्थान के अंदर आ रही है। ऐसे में आप सब लोग अच्छी तैयारी कर सकें, उसके लिए हम लाए हैं करंट अफेयर्स। और इस करंट अफेयर के क्लास के क्वेश्चन का कलेक्शन हमने सुजस ई बुलेटिन, जो कि राजस्थान जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो प्रकाशित किया जाता है, साथ ही दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका और इनके भी विभिन्न संस्करण जो है, वहां से हमने इसका कलेक्शन किया है। तो आप सब लोगों के लिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। अगस्त 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो अगस्त 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, यह बताना है। ये सुजस ई बुलेटिन का क्वेश्चन है। पहला स्थान, दूसरा, ऑप्शन नंबर 3 है तीसरा और चौथा। तो इसका सही उत्तर हमें बताना है कि आभा आईडी बनाने में देश में हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान है। इसका सही उत्तर है 2। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बताया कि राजस्थान में अब तक 6 करोड़ 20 लाख से अधिक आभा आईडी जारी की जा चुकी है, जिसके चलते ये देश में नंबर 2 राज्य बन गया। पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये देखिए यहाँ की न्यूज कटिंग है। तो जानते हैं कि आभा आईडी क्या होती है। आभा आईडी ABH, देखिए नाम को तोड़ना होगा हमें। तो A यानी आयुष्मान, B यानी भारत, H यानी हेल्थ और A यानी अकाउंट। तो आभा का अर्थ हुआ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये 14 अंकों की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी है, जिसे भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत शुरू किया है। इससे आपका स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहता है। इसके लाभ क्या रहेंगे? तो आभा आईडी का जो लाभ है वो मेडिकल रिपोर्ट, टेस्ट, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस, दवाई आदि की जानकारी एक जगह आपको मिल पाएगी। इससे हमारा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो पाएगा। पेपरलेस सुविधा रहेगी, हम कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें जो है अपनी रिपोर्ट वगैरह जो है वो फिजिकल कॉपी के रूप में ले जाने की या भौतिक रूप से ले जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी उपलब्ध है। आप कहीं किसी भी डॉक्टर के पास देश में जाते हैं तो वहां से अपनी मेडिकल हिस्ट्री उनको बता सकते हैं। साथ ही जो है आपकी जानकारी के बिना कोई भी आपका रिकॉर्ड चेक नहीं कर सकता। तो आभा आईडी के बहुत से लाभ है और राजस्थान सरकार ने जो है आभा आईडी बनाने में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जो है अपने आभा आईडी बनाने के अंदर। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2025 के अंत तक 9 नए राज्य स्तरीय NFSU, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस जो है स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसकी अनुपालना में राजस्थान में NFSU का कैंपस कहां बनाया जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, याद ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को कि 2025 के अंत तक 9 जो है NFSU के कैंपस बनेंगे। राजस्थान में एक कैंपस बनने वाला है, वो कहां है? तो ऑप्शन है फर्स्ट जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा उदयपुर और चौथा अजमेर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2, जयपुर के अंदर। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो गांधीनगर गुजरात के अंदर है। इसके कैंपस अलग अलग शहरों में बनाए जा रहे हैं। उसमें राजस्थान में कहां बनेगा? जयपुर में। सितंबर माह में इसकी शुरुआत होगी। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जांच तेज करना। फोरेंसिक साइंस जो है उभरता हुआ क्षेत्र है। हम देखते थे जी CID, आप सबने देखा ही होगा कि दया कुछ तो गड़बड़ है। तो CID के अंदर भी हमने बचपन से ये चीज देखी कि फोरेंसिक साइंस के माध्यम से कैसे क्राइम की जो है आपको उसको सोल्व किया जाता है। तो अब वहां से हटके अब क्राइम के बाद जो है देख रहे हैं हम कि ड्रोन, ड्रग्स तस्करी के मामले में, इसके अलावा जितने भी अपराध हो रहे हैं उन सबके मामले के अंदर जो है फोरेंसिक साइंस का महत्व बढ़ रहा है। तो इसलिए देश के अंदर पहली बार जो है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भी बनाई गई और उसके कैंपस भी अब जो बड़े बड़े शहरों में बनाए जा रहे हैं। राजस्थान के जो कैंपस हेड होंगे वो होंगे प्रोफेसर शंकर जुनारे। NFSU के बारे में जान लेते हैं। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना जो हुई थी वो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट 2020, इस एक्ट के तहत हुई थी। इसको 28 सितंबर 2020 को संसद से पारित किया गया था और ये 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुआ है। इस अधिनियम के तहत NFSU को इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस, यानी राष्ट्रीय महत्व के जो है संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसको कॉर्पोरेट पहचान भी दी गई और ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में पहली बार किस जिले में सरकार के द्वारा जैविक यानी ऑर्गेनिक बाजार खोला जा रहा है? पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है जयपुर और चौथा है अजमेर। तो कहां पे ऑर्गेनिक बाजार खुलेगा? तो इसका सही ऑप्शन है जयपुर। राजस्थान पहली बार सरकार के द्वारा जैविक बाजार जो है वो कहां खोला जा रहा है? जयपुर में। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जितने भी आम जनता है उनको ऑर्गेनिक गेहूं, दाल, फल, सब्जी, दूध, दही, घी, तेल, मसाले ये सब उपलब्ध होंगे। और ये कहाँ खुलेगा? ये स्थान जो है याद कर लीजिएगा, दुर्गापुरा। जयपुर में भी कहा दुर्गापुरा और दुर्गापुरा में भी कहा राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जो है हमारा, उसमें ये खोला जाएगा। अब होता क्या, ऑर्गेनिक किसे मानेंगे कि सिंपल सा अर्थ है जिसमें केमिकल्स जो है वो ना हो, कम से कम हो, उसे हम ऑर्गेनिक बोलेंगे। पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं किया गया हो, जो हमारे उर्वरक है उसका उपयोग ना किया गया हो,
तो उसे हम जो है जैविक का दर्जा मिलता है। और ऐसी फसलें जो काफी महंगी भी बिकती है, विदेशों के अंदर एक अलग से जो है ऑर्गेनिक के मार्केट लगते हैं। तो यहाँ पे किसान या जो उत्पादन करता है उसको वस्तु के ऑर्गेनिक होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि भाई इन्होंने सच में जो है जो ये उपज उगाई है उसके ऑर्गेनिक है वो। और क्यूआर कोड भी जो है वो इनको दिया जाएगा। तो अब से जो है ऑर्गेनिक गेहूं, दाल, मसाले, दूध, दही मिलेगा जिसमें किसी भी तरह के केमिकल्स का उपयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के डॉक्टर शिवम अग्रवाल G20 युवा शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए फिर से, डॉक्टर शिवम अग्रवाल है, G20 युवा शिखर सम्मेलन है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? इनका संबंध जो है वो राज्य के किस जिले से है? पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा सीकर, तीसरा है दौसा और चौथा है करौली। तो आपको ये बताना है कि इनका संबंध जो है राज्य के किस जिले से है। इनका ऑप्शन है 2, शिवम अग्रवाल जो है सीकर जिले के निवासी है। कहाँ सम्मेलन हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ हो रहा है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में कौन सा सम्मेलन हो रहा है? G20 युवा शिखर सम्मेलन, Y20 बोला है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको चुना गया है। सम्मेलन कब से कब तक होगा? 18 से 22 अगस्त। और ये क्या वहां पे मुद्दा उठाने वाले हैं? तो जलवायु परिवर्तन और स्थिरता विषय पे भारत की ओर से इनको विचार का अवसर मिलेगा। है क्या G20 युवा शिखर सम्मेलन? G20 जो है देशों का एक आधिकारिक युवा मंच है। 2025 की जो थीम रखी गई है वो है वैश्विक प्रगति के लिए युवा, एकजुटता को बढ़ावा देना, एकता को बढ़ावा देना व स्थिरता को बढ़ावा देना। यूथ बिल्डिंग ब्रिजेज, यूनाइटिंग फॉर द सोलिडरिटी, चैंपियनिंग इक्वलिटी, ड्राइविंग सस्टेनेबिलिटी। इस मंच के माध्यम से युवाओं की आवाज सीधे वैश्विक समुदाय में जो है शामिल होगी। G20 यूथ समिट में डॉक्टर जो है शिवम जो है भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। ये न्यूज कटिंग आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने वाले देश के 418 आर्मी स्टाफ को सेना प्रमुख जो है प्रशस्ति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस सूची में राजस्थान से जो कितने अधिकारी शामिल है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो सही ऑप्शन आपका चुनाव करना है आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, 6। ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने वाले देश के 418 आर्मी स्टाफ को सेना प्रमुख जो है प्रशस्ति पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, सारे सेना के अधिकारी नहीं है। राज्य की जो राजस्थान से जो 6 लोग चयनित हुए हैं उनमें 3 तो आईएएस हैं, एक आईपीएस है और 2 सेना के अधिकारी हैं। तो कौन कौन है ये? जोधपुर के संभाग आयुक्त है जो अभी वर्तमान में डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जोधपुर के कलेक्टर गौरव अग्रवाल, चूरू कलेक्टर है अभिषेक सुराना और बाड़मेर के एसपी नरेंद्र सिंह मीना। इसके अतिरिक्त आर्मी स्टाफ की सूची के अंदर बीकानेर के बीएसएफ के महेंद्र सिंह और महेश चंद्र जाट, महेंद्र सिंह जी और महेश जी जाट, ये जो सेना के अधिकारी और 4 जो है प्रशासनिक अधिकारी है, उन सबको जो है सम्मानित किया जाएगा। एकमात्र महिला है प्रतिभा सिंह जी। ठीक है, याद रखिएगा, आप बहुत ही गौरव की बात है राजस्थान के लिए कि हमारे यहाँ से 6 अधिकारियों को चुना गया है। इन सबकी पिक भी यहाँ पे दिखाई गई है आप लोगों को। तो प्रतिभा सिंह जी, गौरव अग्रवाल, अभिषेक सुराना, नरेंद्र सिंह जी जो है मीणा, महेंद्र सिंह फिर वैसे और महेश चंद्र जाट, है ना, इन सबको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। सेना प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COASS जो प्रशस्ति पत्र पुरस्कार, COAS का आर्मी स्टाफ का ये पुरस्कार वीरता व विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। जैसा बताया था कि सिर्फ सेना को नहीं होता, ये सिविलियंस को भी दिया जाता है। किनको दिया जाता है? ऐसे नागरिकों को या ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को जिन्होंने ऐसे विकट परिस्थितियों में देश हित में अदम्य साहस का परिचय दिया हो। इसके प्रशस्ति पत्र के अलावा इस पुरस्कार में बेज और पदक भी दिया जाता है। तो क्योंकि इन जिला कलेक्टर्स ने और एसपी ने उस वक्त की जो प्रशासनिक व्यवस्था वहां पे रही होगी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसे बिल्कुल बनाने में मदद की होगी। इस कारण से इनको सिविलियन के रूप में पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि राजस्थान में अभी एग्जाम्स का जो है दौर चल रहा है। 4th ग्रेड का एग्जाम 17 सितंबर को होने वाला है और वीडियो का एग्जाम 2 नवंबर को है। ऐसी स्थिति के अंदर इनके तैयारी के लिए हमने मॉडल पेपर का प्रकाशन किया है। आप लोग हमारे मॉडल पेपर परचेज कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट से भी आप इनको मंगा सकते हैं। साथ ही जो है आप बाजार में किसी भी शॉप पे, किसी भी प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के पास जाएंगे तो वहां भी आपको ये मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़िए प्रश्न आप लोग। गड़ेपान पंचायत की सरपंच है रेखा गोचर जी। इनको 15 अगस्त को दिल्ली में हुए स्वतंत्रता समारोह में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। यह पंचायत जो है राज्य के किस जिले में स्थित है? गड़ेपान पंचायत। पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा जालोर, तीसरा हनुमानगढ़ और चौथा है अलवर। तो गड़ेपान पंचायत जो है वो कोटा में स्थित है। तो ऑप्शन हुआ 1, जिला कोटा। पंचायत समिति सुल्तानपुर। कोटा जिले की पहली जो है ओडीएफ पंचायत थी, अभी चर्चा में भी रही थी गड़ेपान पंचायत। हुआ यह था कि यहाँ से राजस्थान से 3 सरपंच को सम्मानित किया गया था। हमने पिछली स्लाइड में पूछा था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि वो 2 सरपंच कौन सी हैं जिन्हें
रेखा गोचर जी के साथ सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको यहाँ पे जो कचरा संग्रहण से लेके जो भी रोजगार देने के लिए अपने जो अभिनव प्रयास थे उसको लेके सम्मानित किया गया है। इन्होंने स्वच्छता का बुनियादी ढांचा तैयार किया, स्ट्रीट लाइट लगवाई है, जल संरक्षण किया है, आंगनबाड़ी केंद्र से लेके इन्होंने स्वास्थ्य खेल का बुनियादी ढांचा तैयार किया है। इस कारण से इनको सम्मानित किया गया। और क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर की औपचारिक शुरुआत कहाँ की गई? राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर की पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा कर्नाटक और चौथा है पुणे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 पुणे। पुणे में राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर की औपचारिक शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन नगरीय जो विकास मंत्री राजस्थान के जावर सिंह खर्रा उन्होंने किया है। तो क्या है राजस्थान फाउंडेशन? तो राजस्थान फाउंडेशन जो है इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, उद्योग विभाग के एक भाग के रूप में की गई थी। इसका गठन क्यों किया गया? राजस्थान सरकार ने सोचा कि भाई जितने प्रवासी राजस्थानी उनके हित को बढ़ावा देना चाहिए और प्रवासी राजस्थानियों के बीच में कहीं ना कहीं जो है संपर्क जो है वो के लिए एक मंच बने, तो इसलिए इसकी स्थापना, इसका गठन किया गया। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त कौन है? मनीष अरोड़ा। उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम जो है प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन होगा और प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार भी दिए जाएंगे। राजस्थान की जो प्रतिभाएं बाहर अन्य राज्यों में रह रही हैं उन सबके लिए एक सम्मान में एक समारोह आयोजित होगा और उनको पुरस्कार भी दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अलग तरीके से हमारी टीम ने क्वेश्चन बनाया है। इसका महत्व समझिएगा इस क्वेश्चन का। राम जल सेतु लिंक जो परियोजना है इसके तहत बनने वाले डोंगरी बांध के डूब क्षेत्र में से निम्न में से कौन से वन्य जीव अभयारण्य प्रभावित होंगे? जब ये डोंगरी बांध बनेगा तो इसका जो जल भराव क्षेत्र होगा उससे कुछ क्षेत्र आसपास का डूबेगा। तो कौन से जो है 2 अभयारण्य इससे प्रभावित होने वाले हैं? पहला ऑप्शन है जमवा रामगढ़ बांध, जमवा रामगढ़ अभयारण्य और नाहरगढ़ अभयारण्य। दूसरा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व और केला देवी अभयारण्य। तीसरा है कुंभलगढ़ और भैंसरोडगढ़ अभयारण्य और चौथा है बस्सी और शेरगढ़ अभयारण्य। तो आपको सही उत्तर चुनना है कि डोंगरी बांध के बनने से किन अभयारण्य क्षेत्रों पर या सुरक्षित क्षेत्रों पर असर पड़ने वाला है। तो इसका सही उत्तर है 2, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और केला देवी अभयारण्य। राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत बनने वाले सबसे बड़े डोंगरी बांध के डूब क्षेत्र से रणथंभौर टाइगर रिजर्व और केला देवी अभयारण्य का 2200 से 3700 हेक्टेयर हिस्सा प्रभावित होने की संभावना है। वन विभाग ने जो WWI है हमारा वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जल्द से सर्वे करके रिपोर्ट देने को कहा है कि भाई कि आप देखिए कि बांध से कितना असर इन दोनों क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। तो जानते हैं डोंगरी बांध के बारे में। डोंगरी बांध जो बनास नदी पे बना है कौन से जिले में है? सवाईमाधोपुर। बिल्कुल रट दीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। बार बार हम कहते हैं कि ऐसे फैक्ट को तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छे से और दोस्तों से क्विज के रूप में पूछिए एक दूसरे से कि फोन पे मैसेज में हम फालतू की बातें करते हैं, उसके वजह आप उन्हें मैसेज कीजिए कि भाई बता डोंगरी बांध कहाँ है। ग्रुप में हमारी जो ये स्लाइड्स है इसकी स्क्रीनशॉट आप डाल सकते हैं कि बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो एक दूसरे दोस्तों को प्रेरणा भी इससे मिलेगी, वो भी सीखेंगे इसका महत्व कि भाई कैसे अच्छे जो है हमें कंटेंट जो है वो मिल रहा है, आप लोग कैसा कंटेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो डूंगरी बांध जो बनास नदी पे बना है सवाईमाधोपुर जिले में है। इसका जो है जो हिस्सा है वो कहाँ पर है, ये बांध कहाँ बन रहा है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व और जो केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उन दोनों के बीच में है ये। तो आप में से बताइए कि इसमें से देखिए कि रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है वो सवाईमाधोपुर करौली और टोंक का हिस्सा कवर कर रहा है, जबकि केला देवी जो करौली सवाईमाधोपुर जो है वो कवर कर रहा है। तो इन सब जिलों पर इसका असर पड़ने वाला है। बनास नदी का कुछ हिस्सा भी रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आ रहा है और बांध का जो कुल डूब क्षेत्र है वो 1200 हेक्टेयर है। बांध की जो क्षमता है वो 1600 मिलियन क्यूबिक मीटर रखना प्रस्तावित है, जो कि बिसलपुर बांध से भी 1.5 गुना ज्यादा है। मतलब कि बिसलपुर से बड़ा बांध बनेगा ये। नदी से बांध की ऊंचाई जो होगी वो 24.5 मीटर होगी और लंबाई जो है 1500 मीटर होगी। बिसलपुर बांध भरने के बाद जो पानी होगा वो डूंगरी बांध में आएगा। यहाँ फोटो भी दिखाई गई है, देखिए बनास नदी जा रही है यहाँ पे, इस तरफ केला देवी है, इस तरफ रणथंभौर है और यहाँ पे पानी है ये। तो इसलिए इन दोनों जो अभ्यारण्य क्षेत्र पे जब ये बांध बनेगा तो डूब क्षेत्र होना स्वाभाविक है। तो यहाँ से जैसे बनास का पानी इस बांध से रुकेगा तो केला देवी को भी कवर करेगा और रणथंभौर को भी कवर करेगा। अगला क्वेश्चन है, गोगा नवमी का मेला राज्य के किस जिले में आयोजित होता है? पहला ऑप्शन है हनुमानगढ़, दूसरा है गंगानगर, तीसरा प्रतापगढ़ और चौथा है पाली। तो गोगा नवमी का मेला जो है किस जिले में था? तो ऑप्शन 1 है राजस्थान में 5 पीर हुए हैं अपने, है ना। आप लोग बताइएगा ये राजस्थान के 5 पीर कौन कौन है, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। तो रामदेव जी हैं, है ना, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और जो है मेहा जी। तो 5 पीरों में से एक है लोकदेवता गोगा जी। इनका मेला प्रतिवर्ष गोगा मेड़ी स्थान है, कहाँ पर है ये? नोहर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की तहसील है नोहर, नोहर में है गोगा मेड़ी। वहां पे भाद्रपद कृष्ण नवमी को यह आयोजित किया जाता है। लोक देवता गोगा जी के बारे में जान लेते हैं। चौहान वंशी गोगा जी का जन्म 11वीं सदी में चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर जेवर सिंह जी और बाछल देवी जी के घर पे हुआ था। इनके माता पिता का नाम आप याद रखिएगा। गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था।
खेजड़ी वृक्ष जो है उसके नीचे गोगा जी की चबूतरे या थान जो होते हैं वो स्थित होते हैं, जिसमें पत्थर पर सर्प की आकृति उत्कीर्ण होती है। इन्हें जहार पीर या गोगा पीर भी कहा जाता है, गोगा बप्पा भी इनको बोला जाता है। राजस्थान में किसान जो है वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली राखी होती है, वो बांधता है, इसे गोगा राखड़ी कहते हैं। वो हाल को भी बांधता है और हल को भी बांधता है और हाली को भी बांधता है। जो हल होगा और हल को चलाने वाला जो हाली होता है उन दोनों को बांधा जाता है। इन्हें सर्पदंश के बचाव को पूजा जाता है। इनके जन्म स्थल कहाँ पर है, तो दादरेवा चूरू, उसमें बोला जाता है सीड्समेडी। और समाधि स्थल जहाँ पे इनकी समाधि इनकी बनी हुई है उसको बोला जाता है गोगामेडी, और वो उस स्थान को बोला जाता है धुरमेडी। तो सिरसमेरी और धुरमेडी ये ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पर है। सिरसमेडी कहाँ पर है, ददरेवा चूरू के अंदर, और जो समाधि स्थल है गोगामेडी, समाधि स्थल जो धुरमेडी वो कहाँ है, वो गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, पहली बार जयपुर में हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। जयपुर में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे उसकी बात चल रही है, जो आयोजन समिति है और जो समन्वय समिति उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा है मुख्य सचिव, तीसरा है राज्यपाल और चौथा है खेल मंत्री। तो सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो पहला इसका ऑप्शन होगा एक, पहली बार जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा की जाएगी। युवा और खेल मामलों के जो सचिव है नीरज कुमार, वो कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। अब इस खेल के बारे में जान लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसमें 20 खेलों को शामिल किया गया है और देश के 6000 से अधिक खिलाड़ी और जो है सहयोगी स्टाफ यहाँ पे भाग लेंगे, ऐसी ये न्यूज थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा। और हमने इस वाले वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन कवर किए हैं, लेकिन उम्मीद है 20 से 30 क्वेश्चन छोटे मोटे सहायक क्वेश्चन आपके इस वीडियो से तैयार होंगे। साथ ही दोस्तों आप सबको पता ही है कि हमारा पब्लिकेशन हाउस आजाद के नाम से जो बुक्स बनाता है, ये हमारा लोगो है। और अजय मेरू पब्लिकेशन हमारा जो है पब्लिकेशन का नाम है, और मेरा नाम है निशांत। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में नहीं बताया, मैं इस पब्लिकेशन का फाउंडर हूं और सिविल सर्विस जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का मैं जो है तैयारी करने वाला एक छात्र रहा हूं। आज भी छात्री हूं, आज भी काफी पढ़ रहा हूं मैं। अब तक बहुत सारी डिग्री ले चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरा अध्ययन जो है समाप्त नहीं हो रहा है। रुचि लगातार रहती है, कुछ मुझे सीखूं मैं। तो हमारा जो पब्लिकेशन हाउस है वो इन संस्थाओं के लिए पासबुक बनाता है, जैसे वीएमओयू कोटा, इग्नू, एनआईओएस, आरएसओएस, जेएनवी जोधपुर, जगत गुरु यूनिवर्सिटी, जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इन यूनिवर्सिटी में अगर आपके परिवार में या आप में से कोई भी पढ़ रहा है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जहां से आप सीरीज परचेज कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया दोस्तों तो शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा आप हमसे और क्या सुधार चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।